नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत और जर्मनी ने यूक्रेन संघर्ष और इसके गंभीर मानवीय प्रभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। संयुक्त बयान में परमाणु हथियारों की धमकी को अस्वीकार्य बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों से स्थानीय समस्याओं के लिए कम लागत वाले समाधान को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया। उत्तर रेलवे त्योहारों पर आज से 195 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायल के हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और भारत के साथ पुणे क्रिकेट टेस्ट मैच में आज तीसरे दिन न्यूजीलैंड दूसरी पारी में 5 विकेट पर 198 रन से आगे खेलेगा। न्यूजीलैंड ने अब तक 301 रन की बढ़त बनाई। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। भारत और जर्मनी ने यूक्रेन में जारी युद्ध और इसके मानवीय पहलुओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में 7वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा कि यूक्रेन में अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक व्यापक शांति की आवश्यकता है। दोनों नेताओं ने खासकर विकासशील देशों में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर यूक्रेन युद्ध के नकारात्मक प्रभाव की चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध में परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित आतंकी संगठनों के खिलाफ संगठित प्रयास किए जाने की भी अपील की। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता पर बल दिया गया और पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन हथियारबंद गुट हमास के आतंकी हमले की एक स्वर में निंदा की गई। दोनों नेताओं ने गजा में जान माल के नुकसान पर भी चिंता व्यक्त करते हुए तुरंत संघर्ष विराम और मानवीय सहायता जारी रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र की खुशहाली और सुरक्षा जरूरी है। हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और समुद्री आवाजाही पर नजर रखने के लिए जर्मनी हरियाणा के गुरुग्राम में एक स्थायी केंद्र खोलेगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद नई दिल्ली में ये समझौते हुए। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई नई शुरुआत हुई हैं। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर भी सहमति बनी है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बल मिलेगा। जर्मन चांसलर ने कहा कि जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बन गया है। भारत और इटली साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। कल नई दिल्ली में पहली साइबर वार्ता में दोनों देशों ने बढ़ते साइबर खतरे और राष्ट्रीय साइबर कार्यनीति पर विचार साझा किए। दोनों पक्षों ने क्षमता निर्माण पहल के लिए सूचना तंत्र की सुरक्षा पर भी चर्चा की। भारत और इटली ने विशेषकर संयुक्त राष्ट्र में साइबर के क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम के मद्देनजर मिलकर काम करने पर विचार विमर्श किया। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर 4.5 साल के सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के सैनिकों के देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेना के सूत्रों के अनुसार इस महीने के अंत तक सीमा पर गश्त फिर से शुरू हो जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इस समझौते से सैनिकों के पीछे हटने और अप्रैल 2020 में उत्पन्न हुए तनाव का समाधान हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो गई है और इससे विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि इससे इंजीनियरिंग क्षेत्र में नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। AI का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा अन्य कई क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ेगा। इंडिया AI मिशन के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित दिया जा रहा है।
AI से जुड़े अनेक क्षेत्रों में हमारे युवा इंजीनियर्स के लिए विकास के नए रास्ता खुलेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति ने रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के दीक्षांत समारोह में भागीदारी की। राष्ट्रपति ने कल शाम नया रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के तहत 9वीं किश्त की राशि को करीब 70 लाख हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में ऑनलाइन जारी किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाओं के साथ ही स्थानीय जनजाति समुदाय के लोगों के साथ चर्चा भी की। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की जनजाति संस्कृति और सशक्तिकरण पर केंद्रित 3 पुस्तकों का विमोचन भी किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। राष्ट्रपति आज भिलाई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और नवा रायपुर में पंडित दीनदयाल स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इंडिया AI और मेटा ने जोधपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में सेंटर फॉर जेनरेटिव AI सृजन स्थापित करने की घोषणा की है। दोनों संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के साथ मिलकर कौशल और क्षमता निर्माण के लिए युव AI भी शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य देश में यांत्रिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना है। इस उत्कृष्टता केंद्र से यांत्रिक बुद्धिमत्ता में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उपयोग कर सकेंगे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं की आधिकारिक भागीदारी पर जोर दिया गया है। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के पक्ष को जानना और निर्णय लेना आसान होगा। The Supreme Court has delivered judgments which have contributed to greater inclusion of women in the workspace, to women in the armed forces. Now, as a result of that judgment, you have fighter pilots who are women in the Air Force, you have women who are guarding the borders, you have women who are on the warships today of the Indian Navy. The judgments of the Supreme Court are making a real impact on the ground in providing for greater social mobility for women and in that sense really transforming our society for the better for the future. न्यायमूर्ति ने कहा कि देश भर में जिला न्यायपालिका के लिए हुई परीक्षाओं में 50% से अधिक भर्तियां महिलाओं की हुई हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे महिलाएं न्यायपालिका में उच्च पदों पर पहुंच सकेंगी। If women are given an equal opportunity to compete for employment, then the experience is that women succeed like no other segment of our society. In the open recruitment examinations to the district judiciary across India, our statistics indicate that over 50% of the recruits are women. From where they will rise over a period of time has extended to 60% or 70%. ये साक्षात्कार हमारे YouTube चैनल AIR ऑफिशियल, हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 1609 पर्चे भरे गए हैं। पहले चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल संपन्न हो गया। बरकाठा विधानसभा सीट के लिए 70 नामांकन दाखिल किए गए। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल कई पार्टियों के उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई प्रमुख उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। श्री फडणवीस ने एक बड़ी रैली के बाद नागपुर दक्षिण पश्चिम से नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा शिवसेना नेता उदय सामंत ने रत्नागिरी से, भाजपा नेता आशीष शेलार ने बांद्रा पश्चिम से, शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक ने ओवळा माझिवडा से और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कोलाबा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 5 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राज्य में विधानसभा की 288 सीट के लिए इस महीने की 20 तारीख को एक ही चरण में मतदान होना है। दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए उत्तर रेलवे आज से 7 नवंबर तक 195 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। ये सेवा मुख्य रूप से नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से देश के पूर्वी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होगी। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष 1,70,000 से अधिक अतिरिक्त सीट उपलब्ध होंगी। अनारक्षित श्रेणी में लगभग 54,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई हैं। हमारे जो 2 सबसे बड़े स्टेशन हैं, नई दिल्ली और आनंद विहार,
यहाँ हम लोगों ने पिछले साल के मुकाबले में करीब 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करे हैं। इस बार हम लोगों ने 195 ट्रेनें ऑलरेडी अनाउंस करी हुई हैं, जिनकी बुकिंग हो रही है, उसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके अलावा हम लोगों ने 18 रेक्स और रेडी करके रखे हुए हैं। आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो हम बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक्स्ट्रा ट्रेन चला सकते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 4 दवाओं के चुनिंदा बैचों को नकली बताया है। परीक्षण के बाद 49 दवाओं को वापस लेने के लिए कहा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजीव शंकर ने कहा है कि प्रसार भारती जल्दी ही अपना OTT प्लेटफॉर्म शुरू करेगा। बिहार के पटना में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए श्री शंकर ने ये जानकारी दी। प्रसार भारती अपना एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बहुत सारे आर्काइवल मटेरियल हैं जो कि क्यूरेट करके प्रसार भारती, दूरदर्शन, आकाशवाणी इनको OTT प्लेटफॉर्म पर लाएंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि ये काफी पॉपुलर रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानी मानी भौतिक विज्ञानी रोहिणी मधुसूदन गोडबोले के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि रोहिणी ने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में अपना जीवन समर्पित किया और युवा लड़कियों को वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें एक ऐसा अग्रणी वैज्ञानिक और नवोन्मेषी बताया जो विज्ञान के साथ अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़े जाने की प्रबल समर्थक थीं। उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायल के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। राजधानी तेहरान में कई बड़े धमाके हुए हैं। अभी इससे हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है। इजरायल के सेना के अनुसार ये हमले ईरान की ओर से 1 अक्टूबर को बैलिस्टिक मिसाइल से हुए हमले के जवाब में किए गए हैं। इस बीच अमेरिका ने ईरान पे हुए हमले में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया है। पुणे में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज न्यूजीलैंड दूसरी पारी में 5 विकेट पर 198 रन से आगे खेलेगा। न्यूजीलैंड को अब तक 301 रन की बढ़त मिल चुकी है। कल पहली पारी में भारतीय टीम ने 156 रन बनाए थे। मौसम विभाग ने चक्रवाती दाना के प्रभाव के कारण पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाकों और ओडिशा में कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में भी तेज वर्षा का अनुमान है। तूफान दाना ओडिशा के उत्तरी हिस्से से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद लवलीन। आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे भारत और जर्मनी, जांच में करेंगे मदद। प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की मौजूदगी में हुए कई समझौतों को अमर उजाला सहित कई अखबारों ने पहली खबर बनाया है। जनसत्ता की सुर्खी है, कुशल भारतीयों को हर साल 90,000 वीजा देगा जर्मनी। रोजगार में 4 चांद लगाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अब 20 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। नवभारत टाइम्स ने इसे दीपावली का तोहफा बताते हुए ऋण के लिए आवेदन की प्रक्रिया विस्तार से बताई है। 10 और 15 साल से ज्यादा पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को हटाने के खिलाफ डाली गई याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने को राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता से दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की खबरें सभी अखबारों ने प्रकाशित की हैं। नवभारत टाइम्स की सलाह है, बाहर एक्सरसाइज से बचें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। दैनिक जागरण कहता है, त्योहारी सीजन में प्रदूषण से चिंतित स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र, तैयारियां बढ़ाने को कहा। अयोध्या में दीपोत्सव में 600 फीट तक होगी आतिशबाजी, 5 किलोमीटर से देखेगा नजारा, अमर उजाला में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जर्मनी ने यूक्रेन संघर्ष और इसके गंभीर मानवीय प्रभाव पर गहन चिंता व्यक्त की। संयुक्त बयान में परमाणु हथियारों की धमकी को अस्वीकार्य बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया। उत्तर रेलवे त्योहारों पर आज से 195 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायल के हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और भारत के साथ पुणे क्रिकेट टेस्ट मैच में आज तीसरे दिन न्यूजीलैंड दूसरी पारी में 5 विकेट पर 198 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।